हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज 2022 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और इस साल के क्वेश्चन के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाना होता है। उसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस बहुत ईजी वे में आपको समझ में आएगा कि जैसे रासायनिक अभिक्रिया ओजोन से ऑक्सीजन जो बनता है, एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें पूछ रहा है कि इसका रेट क्या होगा, रेट कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए, रेट हमेशा R जो होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर में होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन है O3 से O2, फिर O से O3 बना करके और O2 बना रहा है। देखिए, रेट हमेशा इसका आएगा, ये क्वेश्चन फिक्स है कि एक इक्विलिब्रियम का रिएक्शन सॉल्व करने के बाद ये ऑर्डर आता है, एक लंबा चौड़ा एक डेरिवेशन आएगा, उसके बाद ही। तो आपको क्या करना है, याद रखना है, ओजोन एक क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो O3 का पावर 2 होगा, O2 के पावर -1। तो आपको ये आंसर याद कर लेना है। आगे है दूसरा क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस राइजिंग टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फिक्स नहीं होता, लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ढूंढना होगा 2 to 3 टाइम्स, 2 and 3 टाइम्स। तो इसमें ऑप्शन ए आपको दिखेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लायोफिलिक कोलाइड। देखिए, लायोफिलिक कोलाइड जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है और लायोफोबिक जो होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है। तो लायोफिलिक कोलाइडल कौन सा है? देखिए, लायोफोबिक को हम लोग आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड करते हैं और जो नेचुरली बनता है उसको क्या बोलते हैं, लायोफोबिक। तो लायोफिलिक, तो लायोफिलिक में इस 4 ऑप्शन है, मिल्क है, गम है, फॉग है, ब्लड है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो फॉग होगा वो लायोफिलिक कोलाइड्स नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन याद रखिएगा, सी, फॉग क्या है, लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। ठीक है। 4 नंबर में है कोलाइडल का साइज क्या होता है। वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं नैनोमीटर के टर्म में, 1 to 1000 नैनोमीटर। ठीक है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर। अब अगर नैनोमीटर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो वो सेंटीमीटर में हो सकता है या फिर मीटर में हो सकता है, कोई भी अदर यूनिट में आप देख सकते हैं। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर को, तो वो 10 to the power -5 to 10 to the power -7 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना है, रिवाइज कर लेना है। 5 नंबर क्वेश्चन इसमें है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो उसमें जो कैटलिस्ट होता है, एंजाइम होता है। तो पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम होता है, माल्टेज है, जाइमेज है, इन्वर्टेज है और डाइटेज है। तो याद रखिएगा, डाइटेज होगा। डाइटेज जो होता है, जब आप स्टार्च को हाइड्रोलाइज करते हैं तो उस समय एक कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है जो कि एक एंजाइम के फॉर्म में होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ केमिजॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन जहां पर होता है। तो जब केमिकल एडजॉर्प्शन होता है तो क्या होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या फिर इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर से, या इज मैक्सिमम एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। तो देखिए, हम एक चीज याद कराएं आपको, 2 तरह के एडजॉर्प्शन पढ़ाए थे, एक था फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक था केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है। तो जब केमिकल एडजॉर्प्शन जो था, जब टेम्परेचर बढ़ता था तो पहले वो इंक्रीज करता था, फिर डिक्रीज करता था। लेकिन प्रेशर का जब हम बात करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। जब आप प्रेशर को जब आप इंक्रीज करेंगे तो केमिजॉर्प्शन जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है
द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है? एलिमेंट होता तो कोई दूसरा ऑप्शन होगा, लेकिन मेटल पूछा है तो आपको करना होगा एल्युमिनियम को। ठीक है, एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, मतलब इसका ऑप्शन ए याद रखिएगा। पायरोलिग्नियस एसिड, पायरोलिग्नियस अम्ल क्या होता है? तो पायरोलिग्नियस से ये सब याद करने वाला है। पायरोलिग्नियस जो होता है 10% एसिटिक एसिड होता है। पायरोलिग्नियस क्या होता है? कंटेन करता है 10% एसिटिक एसिड, मिथेनॉल, ये सब मिला करके और पायरोलिग्नियस एसिड बनाया जाता है। इसमें पूछा है कि इसमें से ये जो एमीन लिखा हुआ है, पहले तो बताइए फंक्शन ग्रुप कौन सा है? यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर एक लोन पेयर होता है, ये एक एमीन ग्रुप है। तो एमीन ग्रुप में क्या है? ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है? तो नाइट्रोजन से 3 अल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, तो 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? टर्शियरी एमीन। क्या रहेगा? टर्शियरी एमीन, सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन में तो देखिए एक्वस सॉल्यूशन का जो ऑर्डर होता है वो होता है 2 डिग्री, उसके बाद फिर 3 डिग्री, उसके बाद फिर 1 डिग्री। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो ऑर्डर है वो 3 डिग्री आगे नहीं। अगर ये गैसेस स्टेट में पूछता है, यहाँ पर ये एक्वस सॉल्यूशन है ना, अगर यहाँ पर गैसेस स्टेट होता तब ऑर्डर क्या होता? 3 डिग्री आगे होता, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन पूछा है तो एक्सेप्शन का केस बनता है, तो इसलिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें एक रोल प्ले करता है बेसिसिटी के लिए। तो यहाँ पर जो 2nd डिग्री एमीन होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, मतलब यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है तो ये 2 डिग्री एमीन हुआ ये वाला, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। 11 नंबर में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H9N? इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप क्या बना सकते हैं? प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन या सब बना सकते हैं। तो देखिए फार्मूला है C3H9, यानी कि 3 कार्बन आपके पास है। तो अगर 3 कार्बन आपके पास है तो देखिए तो बना करके क्या आप यहाँ पर प्राइमरी बना सकते हैं? यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेटिस्फाई करना है तो C3 हुआ, H गिनिए कितना हुआ? 4, CH2 3 3 6, H9 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट H9। प्राइमरी एमीन में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। चलिए सेकेंडरी में चेक कर लेते हैं एक बार। सेकेंडरी एमीन में अगर हम सेकेंडरी एमीन इस तरह से बनाते हैं, बीच में नाइट्रोजन होगा, एक H होगा यहाँ पर, और CH2 एंड CH3। अगर ऐसा कर देते हैं सेकेंडरी एमीन में हाइड्रोजन गिनते हैं तो इसमें भी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो टर्शियरी चेक करके देखिए, टर्शियरी एमीन में CH3 नाइट्रोजन अगर 3 डिग्री बनाएगा तो वो इस तरह से होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोन पेयर। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 9 है, कार्बन कितना है? 3 है और नाइट्रोजन 1 है। तो ये तो हो गया यहाँ पर। इसका मतलब कि इससे कौन सा एमीन इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से बन सकता है? टर्शियरी एमीन बना सकते हैं। एक बार फिर से चेक कर लिए, आपको 3 कार्बन दिखाना है, प्राइमरी एमीन बनाना है, तो प्राइमरी एमीन बनाना है और 3 कार्बन आपको दिखाना है। देखिए, तो एक बार फिर से गिन के आप चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक करना चाहिए क्वेश्चन को। जैसे 3 कार्बन हुआ, C3 हो गया और H9 होना चाहिए, 3 2 5 2 7 2 9, ये भी हो जाएगा। चलिए ये भी आ रहा है, ये 10 नहीं आ रहा है। अगर एक बार सेकेंडरी एमीन को चेक कर लीजिए, सेकेंडरी को, तो CH3 नाइट्रोजन है, फिर इसमें H दिया हुआ रहेगा और इधर 2 आप और दे दीजिए CH2 CH3। तो आराम से गिनना है, 3 1 4 और 2 6 3 9। अच्छा, इसका मतलब कि प्राइमरी भी बन पा रहा है, सेकेंडरी भी बन पा रहा है और टर्शियरी भी बन रहा है। मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो एग्जाम में जनरली होता है कि जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में हम लोग काउंटिंग मिस्टेक कर सकते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखने का ज़रूरत है।
12 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस टू गेट सेकेंडरी एमीन। ऐसा कौन सा इसमें से है जो रिड्यूस होकर के सेकेंडरी एमीन दे सकता है। तो कॉन्सेप्चुअली हम लोग बनाते हैं इसको, नाइट्राइल होता है RCN, ठीक है। अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो ये बनाएगा RCH2NH2 जो कि एक प्राइमरी एमीन देता है, 1 डिग्री एमीन देता है। लेकिन आपसे पूछा गया था क्या, सेकेंडरी एमीन कौन देगा। नाइट्रो कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रो, जैसे मान लीजिए नाइट्रो अल्केन अगर है तो इसको रिड्यूस करेंगे तो ये रिड्यूस होकर के ये भी प्राइमरी एमीन ही देगा, ठीक है। अगर हम एमाइड की बात करते हैं तो RCONH2 ये भी रिड्यूस होकर के प्राइमरी एमीन ही आपको देगा। मतलब यहाँ पर अब एक ऑप्शन बचता है कार्बाइल एमीन, ठीक है। तो कार्बाइल एमीन में क्या होता है, अल्काइल आइसोसाइनाइड या फिर फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये जब रिड्यूस होता है तो रिड्यूस होकर के और ये NHCH3, तो आप देख सकते हैं कि ये 2 डिग्री एमीन दिया। मतलब इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, C होना चाहिए, कार्बाइल एमीन C ऑप्शन होगा। तो नाइट्राइल नहीं होगा, नाइट्रो कंपाउंड नहीं होगा, एमाइड नहीं होगा, कौन सा होगा, कार्बाइल एमीन होगा। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर में, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है। यानी कि गन्ना मतलब क्या, कैन शुगर, और उसका हाइड्रोलिसिस कराया गया। तो जब आप उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, तो जब इसको जब गन्ना क्या है, जस्ट लाइक एक ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है। जब उसका आप हाइड्रोलाइसिस कराइएगा, सुक्रोज वो रहता है उसके अंदर, तो सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या देता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ढूंढना चाहिए ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, एंजाइम क्या है, एंजाइम्स आर, देखिए तो एंजाइम्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट है कि लिपिड्स है कि प्रोटीन्स है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो एंजाइम्स जो होंगे वो क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। तो एक कंसेप्ट भी इस पर बताया था कि ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो एक खास तरह के जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन को आप एंजाइम में नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए 14 का C आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर में कि द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है। अक्सर जैसे ही ब्रेविस लैटिस देखते हैं तो स्टूडेंट इसको 14 ऑप्शन देता है। 14 ब्रेविस लैटिस होता है, लेकिन 14 जो ब्रेविस लैटिस होता है वो पूरा नहीं, वो क्यूबिक का नहीं होता है, जबकि उसमें पूरा होता है 14 ब्रेविस लैटिसेस। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है, क्यूबिक क्रिस्टल में आपसे पूछा गया है। तो क्यूबिक क्रिस्टल में जब पूछा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस क्यूबिक में 3 हो जाएगा। क्यूबिक बोल दिया है तो क्या होगा, 3 होगा। तो ये याद रखना है आप। चलिए 16 नंबर में आ जाते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्फीयर। जो ऑक्टाहेड्रल बनता है वो कितने स्फीयर से मिल करके बना हुआ होता है। ऑक्टा का मतलब आपको तुरंत लगेगा 8, लेकिन हम ध्यान दिला दें आपको 8 नहीं देना है। 8 के लिए क्यूबिक होता है और 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल होता है। तो 3 ऐसे रहेगा, फिर उसके बाद 3 ऐसे ऊपर से रहेगा। तो टोटल मिला करके 6 स्फीयर मिल करके और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा 6। नेक्स्ट नंबर है 17 में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट कॉज इन डिक्रीज इन डेंसिटी। डेंसिटी किस में होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट में होता है। बताए थे ड्यू टू शॉर्ट ऑफ आयंस, आयंस यहाँ से गायब हो जाते हैं, आयंस में कमी हो जाता है, जिस कारण मास डिक्रीज कर जाता है। इसलिए शॉर्ट की डिफेक्ट शॉर्ट ऑफ आयंस के वजह से होता है और शॉर्ट ऑफ आयंस के वजह से डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, B। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो क्रोमियम से रिलेटेड होता है, CrO2 CR2O4। लेकिन यहाँ पर क्रोमियम से रिलेटेड कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में एरर है, फेरो नहीं हो करके यहाँ पर फेरी होना चाहिए था, फेरी मैग्नेटिक। तब जा करके फेरी मैग्नेटिक के केस में आप क्या लिख सकते हैं,
Fe3O4 लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही माइनर मिस्टेक है। अब NaCl डाई मैग्नेटिक होता है, N2 डाई मैग्नेटिक होता है, O2 पारा मैग्नेटिक होता है। तो ऑप्शन ये तो होगा नहीं, फेरो रहे चाहे फेरी रहे, मतलब एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है Fe3O4, तो वो फेरी मैग्नेटिक के केस में होगा, ये भी ध्यान रखना है। 19 नंबर में है कि द एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 होते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP जिसको कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसलिए डेंसिटी नहीं होगा, मास नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। 20 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट क्या यूनिट देता है। तो देखिए, जब आप मोलालिटी डिफाइन करते हैं तो क्या लिखते हैं, सॉल्वेंट इन केजी, मोलालिटी लिखते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन केजी, बाय सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, ऊपर मोल रहेगा और नीचे क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, और सॉल्वेंट क्या रहेगा, केजी में। तो वही बोला है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट क्या रहेगा, मोलालिटी रहेगा, ये ध्यान रखना है। 21 नंबर में है, सॉल्यूशन व्हिच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड एजियोट्रॉप मिक्सचर। ये एजियोट्रॉप मिक्सचर का, एजियोट्रॉप का सीधे डायरेक्ट डिफिनीशन पूछा हुआ है। एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या होता है, जो फिक्स बॉइलिंग पॉइंट जिसका होता है, कॉम्पोजिशन भी फिक्स होता है, कॉम्पोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही सॉल्यूशन को, मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप मिक्सचर बोलते हैं। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा, एजियोट्रॉप मिक्सचर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब आपको एक कॉन्सेप्ट रेडॉक्स रिएक्शन में बताया जा चुका है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर लोएस्ट होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इन बिटवीन हायर एंड लोअर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रहेगा, यहाँ पर सल्फर का +4 रहेगा, यहाँ पर सल्फर का +6 रहेगा, यहाँ भी सल्फर का +6 रहेगा। तो देखिए, सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, मिनिमम -2 होता है। तो +6 ये दोनों तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और ये मिनिमम है तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन ये मॉलिक्यूल देख लीजिए, हायर और लोअर के बीच में है +4, इसलिए SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड। इसमें से कौन सा कंपाउंड कलर होते हैं। अमोनिया, ये कोई कलर शो नहीं करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड कोई कलर शो नहीं करता है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी कोई कलर शो नहीं करता है। लेकिन NO2 को याद रखिएगा, इसको डीप रेड बोलते हैं। क्या होता है, NO2 डीप रेड कलर शो करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बी। 24 नंबर में है, संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट को बोलते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो 3D से शुरू हो जाता है, तो N-1D, उसके बाद फिर NS। तो N-D कहाँ से कहाँ जाता है, 1 से लेकर के 10 तक बढ़ता है, और NS 0 रहता है, 1 भी रहता है और 2 भी रहता है। तो ये इसका डी ब्लॉक का या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट कहिए उसको, क्या है, एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसलिए इसका सही ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो बी में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज लोएस्ट। किसमें मैग्नीज का सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व होता है। तो देखिए, SO4 पर 2- होता है, तो मैग्नीज पर क्या होगा, +2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +8/3 फ्रैक्शनल होगा। यहाँ पर O का -2 तो 2 ऑक्सीजन का -4, तो मैग्नीज का +4। यहाँ देख लीजिए 7 ऑक्सीजन है तो -14, इधर हो जाएगा +14, तो एक के लिए हो जाएगा +7। अब आप यहाँ देख लीजिए कहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, तो Mn2O7 में क्या है, मैक्सिमम है
तो ये आंसर नहीं होगा। मिनिमम आपको देखना है, 7 है, 4 है, 2 है। अगर यहाँ पर देखें तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो सबसे कम किस में है, ए में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड। एक्टिनाइड कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा जो टर्बियम होता है, टर्बियम, वो एक्टिनाइड्स नहीं होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस। इसमें से कलरलेस कौन होगा, तो देखिए कलरलेस के लिए जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरा का पूरा पेयर्ड है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं होता है, तो उसमें किसी तरह का कोई कलर शो नहीं करेगा। मतलब अगर हम ये पता लगा लें कि किस आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कोई कलर शो नहीं करेगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर शो करेगा। तो कॉपर का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 4s2 4s1 लिखते हैं ना, 4s1 और 3d10, 29 होता है एटॉमिक नंबर इसका। तो Cu+ यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल जाएगा, 4s में से निकल जाएगा। तो जो इसका 3d कॉन्फ़िगरेशन है, तो 3d में देखिएगा 5 ऑर्बिटल होता है और सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन ऐसे इस तरह से भरे हुए होंगे। तो यहाँ पर कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलता है। बाकी सब में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखता है, जिसके लिए जो ए जो होगा वो आयंस इज कलरलेस, मतलब ये कलर शो नहीं करेगा, ये कलरलेस होगा। तो इसलिए 27 का क्या ऑप्शन होना चाहिए, ए होना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयन इन डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब क्या, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, और पैरामैग्नेटिक जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर हम क्रोमियम का देखते हैं तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो 24 होता है तो 4s2 पर 20 हो जाता है, तो 3d में 4, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जाता है और इसको कर देता है 5, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे तब ना 3+ होगा, तो एक इसमें से हो जाएगा, और d5 में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करिएगा तो d में 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इस तरह से इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वेनेडियम में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको ऑब्जर्व होगा, टाइटेनियम होगा। स्कैंडियम में आपको हम चेक करके बताते हैं, जैसे स्कैंडियम का होता है 21, तो 4s2 एंड 3d1, ये वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है इसका। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, मैंने 4s खाली हो गया, 3d भी खाली हो गया, तो मतलब आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, आर्गन 18। तो इसीलिए ये एक नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन देने लगता है, और ये क्या हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। तो स्कैंडियम क्या हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 29 में कि विटामिन सी में क्या होता है, तो याद रखना है विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसमें ऑप्शंस है निकोटिनिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपका विटामिन सी में याद रखिएगा कि क्या रहता है, एस्कॉर्बिक एसिड। 30 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कोबाल्ट। किसमें कोबाल्ट होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में, हेमोग्लोबिन में, विटामिन B12 में, विटामिन सी में। विटामिन सी में तो अभी एस्कॉर्बिक एसिड आपने देखा, तो ये तो होगा नहीं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। इसका मतलब कि एक ऑप्शन बचता है ये डी, यानी कि विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट कंटेनिंग केमिकल्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर। तो याद रखिएगा नायलॉन 6, नायलॉन 6 जो होता है ये होता है एडिशन पॉलीमर, ये सब याद रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CF2 टेट्राफ्लोरोइथीन, 4 फ्लोरीन है, C डबल बॉन्ड C है तो इथीन होगा, तो टेट्राफ्लोरोइथीन कहता है कि किसका मोनोमर होता है, तो याद रखिएगा टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का मोनोमर होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। (33) नंबर है क्लोरोक्विनिन क्या है, क्लोरोक्विन होता है जो मलेरिया में इस मेडिसिन का इस्तेमाल होता है, क्लोरोक्विन का, इसीलिए उसको एंटी मलेरियल मेडिसिन बोला जाता है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से ये क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी में एंटी मलेरियल, सी ऑप्शन होगा। क्लोरोक्विन याद रखिए क्या होता है, एंटी मलेरियल होता है।
34 में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, कौन इसमें से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं होता है। तो याद रखना है इसका आंसर पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं होता है। 35 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैमेक्सिन। देखिए गैमेक्सिन किसको बोलते हैं, C6Cl6, ठीक है, C6Cl6 मतलब 6 क्लोरीन होना चाहिए 6 हाइड्रोजन के जगह पर, तो उसी को हम लोग गैमेक्सिन बोलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैमेक्सिन, तो याद रखिएगा बेंजीन हेक्साक्लोरिकल, हाँ ये बोल सकते हैं बेंजीन हेक्साक्लोरिकल, क्लोराइड भी बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 36 में, किसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर आपको निकालना है तो आपको देखना होगा किसका आई फैक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो आप जानते हैं डेल्टा TF इक्वल टू आई इंटू KF इंटू M होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा TF, और डेल्टा TF किस पर डिपेंड करेगा, आई पर, और आई डिपेंड करता है N पर। तो यहाँ पर N का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, इसमें N का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ग्लूकोज में N का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और इसमें N का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। 2 आयन 3 आयन, एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल। तो जहाँ पर N का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट याद रखिएगा कि क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो एग्जाम में K2SO4 के जगह पर कुछ और भी दूसरा एग्जाम्पल रह सकता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन इसी तरह के होंगे। उसके बाद है कि 1 फैराडे कितने को बोलते हैं, 1 फैराडे 96,500 कूलम को बोलते हैं। डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी आपको दिख जाएगा। यह था 37 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी इजी रहता है, बस आपको याद रखना है। देखिए क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन लीड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज्ड। तो ये एक सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है। लीड स्टोरेज बैटरी क्या है, एक सेकेंडरी सेल है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी आता है तो चार्ज होता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी जैसी जाता है तो डिस्चार्ज होता है। तो जब चार्जिंग होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही बिजली कटती है तो जब इन्वर्टर यूज में आता है तो वो जो बैटरी है वो उससे जो H2SO4 है वो टूटना शुरू होता है, ताकि आयंस मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको देखना है कि लीड, व्हाट हैपेंस व्हेन द लीड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज, लीड डाइऑक्साइड डिजोल्व होता है, सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेटेड। देखिए चार्ज हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, चार्ज। अगर जैसी क्वेश्चन में डिस्चार्जिंग करेगा तो ऑप्शंस बदल जाएंगे। तो जब चार्ज होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट होता है, और जैसे अगर डिस्चार्ज होता तो एक ऑप्शन ऐसा होता जिसमें लिखा होता कि सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो इसके लिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी। चलिए इसमें देखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पर दे रखा है सिल्वर का, सिल्वर प्लस से सिल्वर जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, आरपी वैल्यू दे रखा है इसका। और यहाँ पर स्टेनस Sn2 प्लस से मतलब टिन का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर टिन का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में है। तो जब आप इसको बदलिएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर आपको EMF निकालना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ से निकलेगा, चूंकि यहाँ पर ये निगेटिव वैल्यू है, मतलब कि ये रिडक्शन नहीं करता होगा, क्या करता होगा, ऑक्सीडेशन करता होगा। तो इसलिए इसको हम लोग चेंज कर देंगे, और जब चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस 0.14 वोल्ट। और अब ये 0.80 वोल्ट को क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे इसको ऐड करते हैं तो 0.94 वोल्ट आता है, जो कि गैल्वेनिक सेल के लिए एक EMF का वैल्यू प्रोड्यूस करता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है ऑक्सीडेशन एट एनोड प्लस रिडक्शन एट कैथोड। पहले तो ये फॉर्मूला आपको जानना होगा, उसके बाद जानना होगा कि ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, रिडक्शन होता है कैथोड पर। जिसका वैल्यू पॉजिटिव है वो वही करता है। जैसे अगर ऑक्सीडेशन का वैल्यू पॉजिटिव है तो वो ऑक्सीडाइज होता है, अगर रिडक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है तो वो रिड्यूस होता है। लेकिन अगर कहीं रिडक्शन का वैल्यू नेगेटिव में दिया हुआ है, मतलब वो रिड्यूस नहीं होता है, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो उसको आपको चेंज करके एनोड और कैथोड को पहचानना होगा, और फार्मूला लगाना होगा ऑक्सीडेशन एट एनोड प्लस रिडक्शन एट कैथोड, और तब जाकर के ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो जैसे ही घटाइएगा तो उससे भी इसका आंसर इसमें आपको दिखेगा। तो इसलिए 0.94 वोल्ट ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन डी में। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल को
कौन सा सेल कहा जाता है, किस तरह के सेल में इसको हम लोग देखते हैं, किस तरह का सेल है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल फ्यूल सेल के कैटेगरी में आता है, ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल क्या होता है? फ्यूल सेल के कैटेगरी में आता है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? टाइम के साथ बढ़ता है, टाइम के साथ घटता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या कांस्टेंट रहता है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, आपको भी पता है। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होते जाता है तो वो इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ने लगता है। मतलब कंसंट्रेशन अगर कम हुआ तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ टाइम, नहीं, टाइम जब बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कमेगा तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज विथ टाइम। तो इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए था बी। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर पहला क्वेश्चन को देखिए तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है, और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर को हम लोग इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर को क्या बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए एक ईस्टर का बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है, इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगा, और जब इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? फर्स्ट तो कभी नहीं होगा। H2O2 अनस्टेबल स्पीसीज है, N2O5 अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये वैसे भी टूट जाता है वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन में। तो इसीलिए अनस्टेबल स्पीसीज के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बी हो जाना चाहिए। 43 में है कि व्हेन एसिटिलीन इज पास्ड थ्रू डाइल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 द कंपाउंड फॉर्म्ड इज। देखिए तो क्या पूछ रहा है आपसे? एसिटिलीन, एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है Hc∼CH। इसमें आपको रिएक्शन करा रहा है किससे? HgSO4 एंड H2SO4 से। तो आपको रिएक्शन याद करना चाहिए कि ये हो जाता है CH3CH डबल बॉन्ड O। एसिटल्डिहाइड नाम का एक कंपाउंड डेवलप होता है। तो देख सकते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है द रिएक्शन, एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं PdBSO4 से, तो अल्डिहाइड बनता है, और ये रिएक्शन कहलाता है रोजनमंड रिडक्शन। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। 45 में आ जाइए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव्स अल्डोल कंडेंसेशन। आपको याद होगा अल्फा हाइड्रोजन जब होता है तो अल्डोल कंडेंसेशन होता है, अल्फा हाइड्रोजन तो अल्डोल, और जब अल्फा नहीं होगा, नॉट अल्फा हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा? कैनिजारो रिएक्शन होता है। क्या होता है? कैनिजारो। तो दो तरह के रिएक्शन है, अल्फा हाइड्रोजन होने पर अल्डोल, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने पर कैनिजारो। अब अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है? C डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब मिथानल। पहले तो स्ट्रक्चर लिखिए, ये हो गया मिथानल। अब इसके बगल में कोई कार्बन है ही नहीं, तो ये तो कैनिजारो कर लेगा, ये क्या करेगा? अल्डोल नहीं करेगा। इथानल, तो इथानल में देख लीजिए वैसे ऑप्शन वही दिख गया, इथानल ये, इसके बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है तो ये तो एल्डोल करेगा। प्रोपेनोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, प्रोपेनोन, इसमें भी बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है। प्रोपानल में भी C डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। मतलब कि ये अल्डोल कौन नहीं करेगा? तो जो अल्डोल नहीं करेगा वो कैनिजारो करेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर इस कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O के बगल में कोई कार्बन नहीं है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन अल्फा है नहीं, जिसके कारण वो कैनिजारो रिएक्शन परफॉर्म करेगा, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 46 में है व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ NH3 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म। फॉर्मल्डिहाइड HCHO, और इसका रिएक्शन NH3 से कराना है, एमीन से कराना है। तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया ये सब कोई कंपाउंड नहीं बनता है, यहाँ पर एक अलग तरीके का कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स नहीं मतलब उसी तरह का कंपाउंड यहाँ पर डेवलप होता है। ठीक है, मतलब कि हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन, याद रखना है आपको, हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन नाम का एक कंपाउंड डेवलप होता है। तो इसका ऑप्शन याद रखना है आपको डायरेक्टली बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ग्रुप है ईस्टर, मतलब इसमें 4 फंक्शन ग्रुप है, इसको अल्डिहाइड बोलते हैं। ये क्या है? अल्डिहाइड। ये क्या है? एमाइड। ये क्या है? CO, ये कोई दूसरा फंक्शन ग्रुप है। COOR मिल गया, मेरा आंसर क्या है? ईस्टर। तो C
सी ऑप्शन क्या दिखा रहा है, ईस्टर दिखा रहा है। तो याद रखिएगा इसको। 48 कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड बी डिस्टिंग्विश्ड। देखिए आपको कौन से टेस्ट से या किस चीज़ से आप फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO, फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH। तो जब आप दोनों में सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं NaHCO3, जब आप डालते हैं NaHCO3, तो यहाँ देखिए ये जो दो CO है ना, ये CO2 बन के बाहर निकल जाता है, बाकी इसमें CO2 नहीं निकलता है। तो अब सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट से आप क्या कर सकते हैं कि उसको परफॉर्म करा सकते हैं इस टेस्ट को, और पता चलेगा कि कौन डिफरेंट डिस्टिंग्विश कैसे हो गया। तो देखिए यहाँ पर आराम से पता चल सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। चलिए अब ये क्या है, द रिएक्शन ऑफ RCOOAG। इस रिएक्शन को याद कीजिए, नेम रिएक्शन है, इसमें आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि ये CO2 बन के बाहर निकल जाता है, ये अल्काइल हैलाइड डेवलप करता है, और इस रिएक्शन का नाम है हंस डिकर रिएक्शन। सॉरी ए, यहाँ पर एक बी ऑप्शन छुटा हुआ है, इसका क्या आंसर होगा, बी आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। क्या है, सल्फाइड ओर को हम लोग कंसंट्रेट कैसे करते हैं। तो किसी भी तरह के सल्फाइड ओर को बता चुके हैं आपको, मेटलर्जी का क्वेश्चन है कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, सल्फाइड ओर चाहे कोई भी हो, ऑप्शन क्या होगा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सॉरी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 51 में देखिए, 51 में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन। इसमें से कौन सा, किसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस यूज नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम हो, मैग्नीशियम हो। आयरन में, आयरन जो है पायरोमेटलर्जी के अंतर्गत आता है। आयरन क्या आता है, पायरोमेटलर्जी। तो पायरोमेटलर्जी में हीट का इस्तेमाल होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, कि आयरन को एक्सट्रैक्ट करने में इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो 52 में आपको बताते हैं फिर। 52 में क्या है कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग मेटल्स प्यूरिफाई हुप्स, मतलब हुप्स प्रोसेस के द्वारा, हुप विधि के द्वारा कौन से मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है। एक बार फिर से यहाँ पर बी ऑप्शन छूटा हुआ है, कौन से मेथड से हाँ देखिए, कौन से मेथड से कौन से मेथड से नहीं, हुप्स प्रोसेस से किस एलिमेंट को क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। तो याद रखिएगा, एल्युमिनियम वाले केस में, एल्युमिनियम वाले केस में सिलिकेट जैसा कुछ कंपाउंड्स होता है जो इम्प्योरिटी होता है। तो एक प्योर एल्यूमिना, याद रखना है, प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन करने के लिए, यानी Al2O3 ऑब्टेन करने के लिए हम लोग हुप्स प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है 53 में, देखिए क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द गैस विथ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम क्या होता है, नॉन रिएक्टिव गैस होता है, नॉन रिएक्टिव गैस है। हाइड्रोजन तो रिएक्टिव होता है, किसी न किसी से रिएक्ट करके अपना मास बढ़ा सकता है। हीलियम, आर्गन, ये सब किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो जो नोबेल गैस होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अब उसमें से दो ऑप्शन आ रहा है, एक आर्गन भी है, ये भी नोबेल गैस है, तो इसका मास ज़्यादा होगा, हीलियम का मास कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट मास पर भी डिपेंड करता है, तो इसलिए हीलियम जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। चलिए 54 में हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सी एसिड। ये इंटर हैलोजन कंपाउंड जो हम लोग पढ़े थे ग्रुप 17 एलिमेंट, तो उसका है कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन एक स्पेशल मतलब केस में आता है, ये एक ही तरह के ऑक्सी एसिड डेवलप कर पाते हैं। एसेट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0। प्योर एंड स्टेबल स्टेट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी। 56 में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वोलाटाइल। इसमें से लीस्ट वोलाटाइल कौन है। लीस्ट वोलाटाइल मतलब जो उड़ नहीं सकता है, तो जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसका मास बढ़ जाएगा
नेटवर्क बनाएगा, इसलिए वो हैवी होने के कारण वो उड़ नहीं सकता, मतलब उसका वोलेटाइल नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम में यहाँ पर जो वाटर है, वाटर क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे ही बनाएगा तो इसका मास बढ़ जाएगा और इसका वोलेटाइल नेचर कम हो जाता है। तो वही बोला है कि द लीस्ट वोलेटाइल, तो वाटर जो होगा क्या होगा, लीस्ट वोलेटाइल होगा, ये याद रखना है। सभी लिगेंड क्या होते हैं, देखिए लिगेंड बोलते हैं लोन पेयर डोनर को। जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स ये क्या होता है, एलपी डोनर मतलब लोन पेयर डोनर। तो इसलिए ये जो डोनर होते हैं उसको लेविस बेस भी बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑल लिगेंड्स आर लेविस बेस। ये 57 का आंसर था। अब आते हैं 58 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पारामैग्नेटिक। देखिए पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक देखने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको चेक करना पड़ता है। तो इसमें से याद रखना है कि जो निकेल है, निकेल पर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालिए। यहाँ पर निकेल पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा +2 और यहाँ पर आ जाएगा फिर से +2 और यहाँ पर आ जाएगा +3। ठीक है। अब देखिए निकेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 और 3d पर कितना जाएगा, 4s2 पर 20 होता है। ठीक है। निकेल का होता है आयरन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, तो इसका हो जाएगा 28। ठीक है। निकेल का क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर 28। तो 4s2 पर 20 होगा तो 3d 8 होगा। अब यहाँ पर देखिए बाकी सब में भी हम और भी निकाल लेते हैं। NiCl4 2-, इसमें क्या है, +2 है, तो यहाँ से 4s 0 हो जाएगा, 3d 8 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर भी देखिए निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका भी हो जाएगा 4s 0 3d 8। यहाँ पर कोबाल्ट का निकालते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आयरन का 26 होता है, कोबाल्ट का 27 होता है, तो 4s2 होता है 3d, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, 3d 7। देखिए आपको क्या करना है, पहले तो कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेना है। ठीक है। और जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उतना इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालना है। इसमें से 0 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसमें से भी क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, क्योंकि दोनों सेम है। कोबाल्ट में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर अभी नहीं निकला है, अभी निकाल देते हैं, तो 4s हो जाएगा 0, 3 निकाल, इसमें ये क्या हो जाएगा 6, 3d हो जाएगा 6। ठीक है। अब आप डी कॉन्फ़िगरेशन पर आप ध्यान दीजिए, डी कॉन्फ़िगरेशन पर, क्योंकि पेयर्ड और अनपेयर्ड डी होता है, ये 3d है। कुछ क्वेश्चन को बनाने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है। यहाँ पर 3d है 8, यहाँ भी 3d है 8। अब ध्यान दीजिए, एक कॉन्सेप्ट था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वो क्या करते हैं, पेयरिंग कर देता है, सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। ठीक है। तो अब देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहाँ का, क्लोरीन तो क्या है, वीक लिगेंड है, तो ये बाहर की तरफ जाएगा, बाहर वाले डी ऑर्बिटल को यूज करेगा। बाकी सब में देख लीजिए, कोबाल्ट हो गया, सॉरी कोबाल्ट बोलते, कार्बोनाइल हो गया, साइनाइड हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये क्या करेगा, जितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सभी को इनर सेल में ले आता है और उसको पेयरिंग कर देता है। जबकि क्लोरीन क्या है, एक वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड क्या करता है, जो अनपेयर्ड फॉर्म में होता है उसको वैसे ही छोड़ देता है। ठीक है। तो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पारामैग्नेटिक, तो इसमें तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सबको डाईमैग्नेटिक बना देगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो लिगेंड है ये क्या है, वीक है, तो वीक के कारण ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पारामैग्नेटिक हो जाएगा, पारामैग्नेटिक। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, सी हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं
कि मैग्नीशियम इज एन इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। मैग्नीशियम किसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है? ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम किसका इंपॉर्टेंट? हेमोग्लोबिन में, क्लोरोफिल में, फ्लोरीन, एटीपी, क्लोरोफिल में होता है। मैग्नीशियम किसका होता है? क्लोरोफिल में होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। द कॉम्प्लेक्स आयन इन विच सेंट्रल मेटल हैज नो डी इलेक्ट्रॉन, किसमें सेंट्रल एटम में डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? तो देखिए, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे अगर सबका सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, इसका +3 आएगा, इसका +7 आएगा, इसका आ जाएगा +3 और इसका भी आ जाएगा +3। ठीक है, मैग्नीज का +7 ऑक्सीडेशन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका। तो जितना भी डी इलेक्ट्रॉन था वो सब के सब बाहर हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया हुआ है। लेकिन इसमें तो 3 ही इलेक्ट्रॉन निकला है, इसमें तो 3 ही इलेक्ट्रॉन, इसमें और डी इलेक्ट्रॉन अभी है। तो इस सब में डी इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा वहां से भी आपको पता चल जाएगा। और जब मैग्नीज का लिखिएगा ना तो ये इनर्ट में चला जाता है, इसका सारे डी इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ए ऑप्शन होगा MnO4-, इसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 61 में कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चलिए देखते हैं। CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड। ठीक है, तो वीक लिगेंड है टेट्राहेड्रल बनाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल बनाता है। ये तो 6 वाले केस में तो ऑक्टाहेड्रल ही बनता है। CN, देखिए CN स्ट्रॉन्ग है और CO भी स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? इनर सेल डी में यूज होता है, तो इसलिए उसमें क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट होता है। जो वीक लिगेंड हो ना, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, Cl क्या होता है? Cl होता है वीक लिगेंड, और CN, CO, NH, फिर ये सब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब भी होगा ना तो स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट देता है। वीक लिगेंड वाला क्या देता है? टेट्राहेड्रल देता है, टेट्राहेड्रल। तो इसमें देखिए NiCO, CO क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या होना चाहिए था? स्क्वायर प्लेनर, लेकिन क्या लिखा हुआ है? टेट्राहेड्रल, मतलब ये गलत लिखा हुआ है। तो वही पूछा है कि इनकरेक्ट किस में है, तो ऑप्शन ए है, जिसमें जो सेटिंग दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है। 62 में है विच ऑफ द फॉलोइंग को यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो याद रखना है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, अब बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो वहाँ फायर, जहाँ पर आग लगता है वहाँ पर जब CCl4 का स्प्रे करते हैं तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस को जनरेट करता है, जिसके वजह से आग बुझने लगता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सही ऑप्शन होगा किसके लिए? फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। उसके बाद है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जस्ट एक क्लू होता है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑन रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH। ध्यान दीजिए, बहुत बार बताया हुआ है, एक होता है एक्वस KOH, एक होता है एल्कोहलिक KOH। तो मान लीजिए अभी हम बता रहे हैं कि एल्कोहलिक KOH का अगर जब मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स देंगे उसका रिएक्शन करेंगे तो क्या देगा? एल्कोहलिक है तो अल्कीन बनेगा, एक्वस होता तो क्या बनता? एल्कोहल बनता। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा। तो बी ऑप्शन होगा। 64 नंबर क्वेश्चन, द रिएजेंट विच इज यूज टू प्रिपेयर 1 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम ब्यूटेन 1 OL। देखिए ब्यूटेन 1 OL, ब्यूटेन ये होता है, उसमें OL मतलब OH लगा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पर। अब क्या ऐसा यूज करेंगे कि प्रिपेयर 1 ब्रोमोब्यूटेन, कि इसमें 1 ब्रोमोब्यूटेन बन जाएगा, OH हटेगा, ब्रोमीन आएगा। तो क्या ये है? ये नहीं, ये भी नहीं है। PbBr3, NCERT का फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन है, PbBr3। जैसे PCl3 PCl5 था ना, उसी तरह से PbR3 है जो क्या बनाएगा? हैलो अल्केन बना लेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है 65 कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन को Cl2 एक्सेस और सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग यूज करते हैं, तो क्या बन जाएगा? सारे हाइड्रोजन हटेंगे, उसके जगह पर C6Cl6 आ जाएगा, मतलब हेक्साक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो ये याद रखना है। 66 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए भी एक क्लू है।
आयोडोफॉर्म टेस्ट वही देता है जहां पर CO के बीच में एक कार्बन हो। इतना कंपोनेंट याद रखिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, कार्बन के बगल में एक कार्बन, ऐसा। तो यहाँ देखिए CO तो है लेकिन इसके बगल में कोई कार्बन नहीं है, तो इसमें तो नहीं होगा। बी में चेक कर लेते हैं, CH3CHOH, यहाँ पर CH3। तो देखिए यहाँ पर ये पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसमें क्या होगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। तो C डबल बॉन्ड O और उसके बगल में कोई CH3 हो जाए, ये पोर्शन जहाँ दिखेगा तो ये हैलोफॉर्म टेस्ट कराता है। अब वो ब्रोमोफॉर्म हो, आयोडोफॉर्म हो, क्लोरोफॉर्म हो, कुछ भी हो। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 67। फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिथाइल अल्कोहल प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल। पहला है पायरोलिग्नियस एसिड, इससे भी बनता है। फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस, इससे भी बनता है। रिएक्टिंग मिथाइल क्लोराइड विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, इससे भी बनता है। रिएक्टिंग मिथेल एमीन विथ HNO2, इससे भी बनता है। देखिए इसमें सभी ऑप्शंस क्या है, मिथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर्ड करने के लिए कैपेबल हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है लार्ज स्केल, मतलब सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड में जो अगर मिथाइल अल्कोहल अगर बनता है तो वो है फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस। तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है कि फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस से लार्ज स्केल में क्या बनता है, मिथाइल अल्कोहल जनरेट होता है। 68 नंबर में है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल। अल्कोहल में कौन सा प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऑप्शन होगा ए। फिर पूछा है 69 में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, तो देखिए फिनॉल है, एक है फिनॉल, ये एसिडिक है। एक है बेंजाइल अल्कोहल, CH2 में तब OH। फिर एक है मेटाक्लोरोफिनॉल, यहाँ OH है, यहाँ पर Cl है। साइक्लोहेक्सेनॉल, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, OH खाली होगा। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन क्या करता है, -I इफेक्ट करता है, निगेटिव इंडक्टर। एक्सेप्टर ग्रुप क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। तो -I इफेक्ट इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। ये कॉन्सेप्ट है GOC का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो मेटाक्लोरोफिनॉल क्या होगा, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन गायब है, यहाँ पर सॉरी C होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, C। तो इस तरह से हम लोग 70 क्वेश्चन, सॉरी ये 70 क्वेश्चन है, एक मिनट इसको भी देख लेते हैं। क्या है ये, कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल देख लीजिए, CH3 CH2OH। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, तो क्या दे देगा, देखिए तो CH3 और CH डबल बॉन्ड O, तो मतलब क्या दे रहा है, CHO अल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने आपको बताया 70 MCQ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो इसके बाद इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अभी बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे क्या है उसको एक बार हम बोल करके बता देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।